नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज के नई बाजार मूल्हापुर में हैं। इच्छा पूर्ति महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात आज विशाल भंडारे का आयोजन। आइए जानते हैं पूरा कार्यक्रम क्या है और किस सिलसिले में इस भंडारे का आयोजन हुआ है। आइए सीधे बातचीत करते हैं अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी से। स्वागत है आपका सत्य लाइव टीवी में। किस तरह का कार्यक्रम है? ये हमारा पौराणिक मंदिर रही है उनको, तो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, तो उसका जीर्णोद्धार करवाने के बाद और इच्छा पूर्ति महादेव के नाम से पहले भी वो थे, अभी भी अब मंदिर को तो व्यवस्थित रूप से इच्छा पूर्ति महादेव के नाम से वो किया गया है जी। और उसके पश्चात भंडारे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी। और लगभग अभी करीब 11,000 लोगों के आसपास लोग प्रसाद ले लिए और निरंतर प्रसाद ले रहे। लगातार धार्मिक क्रियाकलापों के कार्यक्रमों में आप लगे रहते हैं। देखिए, धार्मिक क्रियाकलापों ये एक तार है जो आपको सभी चीज़ों से जोड़ता है। अभी मैं आपका वक्तव्य सुन रहा था, तो ये वही एक तार है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू लोग कहते हैं धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जीवन जीने की एक शैली। जहाँ हिंदू वो शैली ये सिखाती है कि आपको कोई अगर कुछ देता है ना, तो उसको पूजिए, उसको नमस्कार करिए, उसको प्रणाम करिए। जिस शैली में ये कहा जाता है कि छोटा सा कंकड़ भी शंकर है और बड़ा सा पहाड़ है, उसे भी पूजना चाहिए। और जो मित्र है उसको तो सम्मान दीजिए ही दीजिए, लेकिन जो शत्रु है उसे भी सम्मान देने की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रम से कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है? इस तरह के कार्यक्रम से देखिए, एक आत्मसंतुष्टि के साथ साथ लोगों के साथ प्रेम, लोगों के साथ एक बोलते हैं व्यवहार क्या है, हमारा आचरण क्या है, वह समाज को संदेश जाता है। जहाँ आज के समय बड़ी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं, ऊंच नीच और बड़े छोटे, ब्राह्मण वैश्य और शूद्र वाला व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को पारदर्शी रूप से लोगों तक पहुँचाना और लोगों को यह संतुष्ट करना कि यहाँ जो व्यवस्था है वो सब आप सबकी और आप सबकी व्यवस्था में हम सब साथ में बैठे। ये कार्यक्रम आपके गांव में है, ये पैतृक आवास है आपका। आप वैसे आप बिजनेस भी है आपके पास, मुंबई से लेकर के तमाम बड़े शहरों में। अपने गांव में आकर जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो कैसा लगता है अपने लोगों के बीच में? देखिए, गांव के लिए कहावत है कि कभी सब छूट जाए लेकिन अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ना, क्योंकि अंतिम में आपको आप जीवन में आप देखेंगे कि आपको सब छोड़ सकते हैं, लेकिन वो माता पिता है ना जिनके साथ आप उनकी दुर्दशा कर दीजिए। लेकिन अगर उनके ऊपर ये निर्णय आएगा कि मुझे अपनी ज़मीन जायदाद दूसरे किसी को देनी है, तो वो कभी नहीं उसके लिए तैयार होंगे, वो अपने बच्चे के लिए तैयार होंगे, चाहे वो जितनी दुर्दशा की। तो उसी व्यवस्था से, उसी के हिसाब से जो जन्मस्थली होता है वो आपके दुर्दिन में वही जन्मस्थली काम आने वाला है। बाकी आप पूरी दुनिया जीत लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन जब खराब समय आता है ना, तो आपका स्थान, आपका क्षेत्र, आपका घर, आपका परिवार और आपका जो पिंड है वो आपके लिए सदैव खड़ा है। आप अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के एक राजनीतिक संगठन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है अब, लगभग सभी पार्टियां अपनी कस के मैदान में हैं, तो आपकी क्या तैयारी चल रही है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंघ तो अभी 77 के बाद से फिर सूक्ष्म रूप से कार्य कर रही थी, क्योंकि बहुत ऐसे दबाव थे कि जनसंघ अपने आप को उभार नहीं पाई। लेकिन निरंतर, जो पहले भी कहा जाता था कि जनसंघ का विलय किसी पार्टी में, जनसंघ का किसी भी पार्टी में विलय नहीं हुआ था और जनसंघ सदैव एक पार्टी बनकर के खड़ी थी और आज भी है और आगे भी एक पार्टी के रूप में ही खड़ी रहेगी। भ्रांतियां लोगों में फैलाई गई थी, लोगों को स्पष्ट किया जा रहा है कि जनसंघ थी, है और आगे भी रहेगी और आगे बहुत बड़ा विकल्प बनकर खड़ी होगी जनसंघ। और आने वाले चुनाव में लोगों के जहन में एक सवाल ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिल भारतीय जनसंघ अपने कैंडिडेट उतारेगी मैदान में? अभी जिस हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है उस पर चिंतन चल रहा है कि राष्ट्रीय कई बैठकें हो चुकी हैं हमारी। मेला में भी एक बैठक हुई थी, तो जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब धीरे धीरे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और उसी हिसाब से धीरे धीरे जो है चीज़ों को विस्तार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और आप पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके कंधों में यहाँ पर में, तो लगभग कितने कैंडिडेट आप मैदान में उतार रहे हैं अपनी तैयारियों के अनुरूप?
अभी 80 लोकसभा के हिसाब से संगठन हमारा नहीं तैयार है, फिर भी पारदर्शी रूप से। और अगर संगठन जनसंघ चुनाव लड़ाएगी तो लगभग क्या कहते हैं 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ाने की संभावनाएं हैं। क्या फूलपुर लोकसभा सीट भी उसमें से होगी? प्रयागराज में ये बहुत हॉट सीट मानी जाती है फूलपुर, इसको लेकर के क्या अखिल भारतीय जनसंघ का रुख है? संभवतः फूलपुर भी सीट रहेगी और फूलपुर के इर्द गिर्द की भी कुछ सीटें हों। और अब ये निर्णय जब शीर्ष नेतृत्व लेने वाला विषय है, शीर्ष नेतृत्व जब निर्णय ले लेगा और उसके बाद फिर हमारे संज्ञान। आपके समर्थकों के मन में भी ये है कि क्या कुलदीप पांडे जी भी चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का अर्थ मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि जब जनसंघ का दामन थामा हूँ तो मैं समाज को यह संदेश नहीं देना चाहता हूँ कि मैं कुर्सी के लिए मैं जनसंघ के पास हूँ। नहीं, मैंने जनसंघ का दामन थामा है तो न्याय के लिए, जनसंघ का दामन थामा है तो सभी उन कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि जनसंघ ही एक ऐसा संगठन है जो आने वाले भविष्य में कार्यकर्ताओं के साथ शोषण नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत का सम्मान करेगा और कार्यकर्ताओं को वो सम्मान, वो अधिकार दिलाएगा। मैंने जनसंघ का दामन थामा, क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ना जो लक्ष्य रहता है तो वो भविष्य में भटकने वाली व्यवस्था रहती है। आज आपने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 13 तारीख को किया। भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी के दिन एक बहुत विशाल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भगवान प्रभु श्री राम को लेकर, जो कई सालों का वनवास था, ये कहा जा रहा है खत्म हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की क्या जो सोच है, जो नीतियाँ, थोड़ा सा बदली हुई रास्ते पे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीति है वो मैं सिर्फ गणित जानता हूँ। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं निरंतर, प्राण प्रतिष्ठा होना वो अपने एक स्थान, वो अपने एक जैसे हिंदुत्व के विचार का विषय था, हिंदुत्व के सम्मान का विषय था, इस देश की प्रतिष्ठा का विषय था और इस देश के बहुत सारे लोगों के त्याग का विषय था और प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत अनिवार्य है। नहीं, एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा है, कई दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, राम नवमी के दिन होनी चाहिए थी और शुभ मुहूर्त शायद उसका नहीं था। कई शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, क्या इसमें आप सहमत? देखिए, मेरा सदैव समर्थन, क्योंकि शिव महापुराण में शंकर जी ने स्वयं, शिव महापुराण में एकदम अंकित है कि पृथ्वी पर भगवान शंकराचार्यों के स्वरूप में मैं स्वयं विराजमान हूँ। तो भगवान शंकराचार्यों की बात को काटना या उनकी बात पर अंकुश लगाना, वो तो स्वयं शिवजी का अपमान है और मैं सदैव उनके साथ हूँ और उनके सदैव उनके हर निर्णय का समर्थन करूँगा। हाँ, विषय रही इनकी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने एकदम स्पष्ट कहा कि मैं भगवान शंकराचार्य जी के साथ में हूँ और मैं उनके विषयों को समर्थन करता हूँ। राजनीतिक विषय है और अपने पावर में जब रहते हैं तो सब अपने पावर का लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार से सब अपना लाभ उठा रहे हैं। और एक समय ऐसा है कि जिस समय लोगों को यह समझाया जा रहा है 2 और 2 5 होता है और जनता बोल रही है 2 और 2 5 होता है। मेरे गुरुजी कहते हैं 2 और 2 4 होता है। जब तक 2 और 2 4 की गणित रहेगी तब तक समर्थन में रहना। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि 2 और 2 5 हो गया है तो चुपचाप वहाँ से हट लेना, और वही व्यवस्था मैंने स्वीकारा है। क्योंकि मैं यह मानता हूँ और मैं प्रश्न भी करता हूँ लोगों से कि विश्व गुरु की परिकल्पना, मैं राजनीति में आया हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ही मतलब उनके कार्यों को देख करके, उनकी व्यवस्थाओं को देख करके मैंने राजनीति में अपना पदार्पण किया। 2016 के बाद में ही मेरा राजनीति में आना हुआ। उसके बाद जब थोड़ी सी चीज़ें दुखित लगी, हो सकता है भाई, क्योंकि हर चीज़ यह ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी पद पे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हर निर्णय मेरा नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि हर निर्णय बाद में मेरा ही बना दिया गया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा विरोध सदैव एक संगठन को लेकर के है और भविष्य में भी संगठन को लेकर के ही रहेगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष टिप्पणी करके और विरोध करके कोई औचित्य नहीं। तो वो 2 और 2 5 मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर जिस देश की 80 करोड़ की आबादी अगर सरकार के दिए गए
अन्न पर जीवित है, वह देश विश्वगुरु कहाँ से बनेगा? वो गणित मुझे बता दे कि भैया जिस देश की 80 करोड़ आबादी कोई नौकरी नहीं कर रही है, उसको हम खाना खिला रहे हैं, सरकार खाना खिला रही है। 60% आबादी हो गई, 40% आबादी से यह देश चल रहा है। आप यही कर रहे हैं। इस देश की 40% आबादी 80 करोड़ लोगों को खिला रही है, क्योंकि सरकार तो कमाती नहीं, सरकार जनता से ही वसूल। आप ये कहना चाहते हैं कि जो आज 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, उस पर भी आपका सवाल है? अच्छा, आप जंगल से शेर पकड़ के लाइए, उसको 1 साल घर में बैठा के खाना खिला दीजिए, अगली बार जंगल में छोड़ दीजिए, 6 महीने बाद देखेंगे वो शेर मर गया, क्योंकि उसने शिकार करना वह भूल गया। इनको शारीरिक रूप से इन्होंने पहले कहावत था विकलांग, इन सभी लोगों को मानसिक रूप से दिव्यांग कर दे रहे हैं। भाई जब मुफ्त में राशन मिल रहा है, मैं पहले डेली सुबह बाजार में जाकर के मैं नौकरी करता था, दिहाड़ी करता था, डेली 500-1000 रुपए घर पे लाता था, 50 रुपए मैं अपने लिए रखता था, 100 रुपए घर का राशन आता था, 150 रुपए बचता था। वह एक व्यक्ति की आय सुनिश्चित होती थी, जहां इस देश में 80 करोड़ लोगों की आय ही शून्य हो गई। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि देश विकसित हो रहा है, देश तो सोने की चिड़िया फिर से बन रहा है, और आप कह रहे हैं विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं आप? विपक्ष को तो भारतीय जनता पार्टी करेगी इस बार 80 के 80 में पूरी जीतेंगे हम फिर से। इसमें कोई दो राय नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जरूरी है, भाजपा जरूरी नहीं। निर्णय कहीं कहीं होता है ना कि नेतृत्व, आज के समय में लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, भाजपा कहीं नहीं है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोदी जरूरी है, और कुछ लोगों ने कहा मोदी मजबूरी। ऑप्शन दूसरा किसी के पास कोई नहीं। एक आखिरी सवाल है, आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे।